स्वागत है आपका टीएमसी नॉलेज में। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति। ये देखिए इकाई 3 है और क्लास 9th के ये हिस्ट्री की बुक हैं और ये क्लास 9th की किताब है, बिहार बोर्ड की हैं। हालांकि एससीईआरटी हैं लेकिन एनसीईआरटी के पैटर्न पे हैं। तो ये 9th क्लास की बुक है हिस्ट्री की और इसमें हम फ्रांस की क्रांति को आज समझेंगे कि कैसे हुई और उसके पीछे के क्या कारण थे। इसमें बारी बारी से हम हो सकता है कि एक ही वीडियो में सभी चीज़ों को हम अपलोड नहीं कर पाएँ। इसके लिए हम, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बहुत सारे कारण हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक कारण थे उसके, तो उसको हम क्रम से सभी बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कि यहाँ से हम समझते हैं कि आप जानते हैं कि कोई भी क्रांति आप पढ़िएगा, जैसे कि रूस की क्रांति है या फ्रांस की क्रांति हो, तो ये क्रांति जो हुई इन देशों में या विभिन्न, हम कह सकते हैं कि दुनिया में तमाम तरह की क्रांतियाँ हुई हैं। आपके हमारे देश में भी 1857 की क्रांति हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई क्रांति अचानक से हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत कारण होते हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए चीज़ें जो हैं वो बहुत पहले से तैयार हो रही होती हैं। और अंत में जब वो वहाँ के लोगों के लिए या जिस से संबंधित जिन देशों में भी क्रांतियाँ हुई या जिस जगहों पे, तो कहीं ना कहीं वैसे बहुत सारे कारण जिम्मेवार होते हैं कि एक समाज जो बहुत दिनों से किसी अत्याचार को या किसी प्रकार के अपने ऊपर जुल्म को सह रहा होता है और उसकी सारी जो प्रकाष्ठाएं पार कर जाती हैं, तो वहाँ के लोग क्रांति पर मजबूर हुए या मजबूर होते हैं। तो कुछ ऐसी भी स्थिति यहाँ फ्रांस में भी थी। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम पूरे चैप्टर वाइज इसको समझेंगे और पूरे लाइन से समझेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इसमें हम देखेंगे कि जो इसका आधार बनाया गया है उस आधार पर ही समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और ये यूरोप के इतिहास में, क्योंकि फ्रांस क्या है यूरोप में ही था, तो ये यूरोप के इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी और जिसने क्या किया कि एक युग के अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। यानी कि फ्रांस की क्रांति से 1789 में क्रांति हुई और उसमें एक युग का अंत हुआ और दूसरे युग का आगमन हुआ। और इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल। और राजतंत्र को समाप्त कर दिया और सामाजिक व्यवस्था में नए विचारों को उसने डाला, नए विचारों को स्थापित किया। और इसमें मुख्य रूप से ये बात आप याद रख सकते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 जो है कि चीज़ों को स्थापित किया गया कि वहाँ पे स्वतंत्रता हो, सभी लोगों के बीच में समानता हो और बंधुत्व की भावना हो। और उसके साथ साथ मानव अधिकार के नए सिद्धांतों, यानी कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और माने कि इस चीज़ को उसने स्थापित किया कि आदमी तो स्वतंत्र पैदा होता है, फिर किसी प्रकार की गुलामी की बात क्यों, उसको स्थापित करने का प्रयास किया। यूरोप की जो पुरानी रीतियाँ थीं और जो संस्थाएं थी उसको चुनौती दिया और इस तरीके से वहाँ पे यूरोप में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण हुआ, यानी कि लोग फिर से जगे और उसी का ये परिणाम था कि वहाँ पे क्रांति हुई। और जिसने क्या किया कि यूरोप में कई राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को जन्म भी दिया। यानी कि इसके बाद से यूरोप में बहुत सारे बदलाव हुए और ये जो भी क्रांति हुई ये आखिर क्यों हुई, तो इसका कारण है कि ये क्रांति जो हुई वो सामंतवादी और निरंकुश शासन व्यवस्था के परिणाम हुई, जो लोगों का शोषण कर रहा था। यानी कि शोषण करने वाली जो सामाजिक व्यवस्था वहाँ पे बन गई थी उसके खिलाफ में थी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं पर जो सामंतवादी व्यवस्था थी, निरंकुश शासन व्यवस्था होती थी, लोगों पर बहुत तरह के शोषण लोगों का होता था और समाज में रहने वाले लोगों के खिलाफ जो वहाँ की जो नियम कानून होते थे, तो इसके खिलाफ में सामाजिक जो व्यवस्था बन गई थी वहाँ की, तो उसके खिलाफ में वहाँ के लोगों ने क्रांति की और फ्रांस में क्रांति हुई। ये बातें महत्वपूर्ण है इसमें। इस क्रम में ये भी जान लेना जरूरी है कि देख लीजिए यहाँ पे कि इसी क्रम में आप जान सकते हैं कि 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। उसमें उसका क्या संबंध है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की क्रांति में, तो यहाँ पे क्लियर होगा। और सन 1783 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त करके और स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1776 में जो अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, तो अमेरिका ब्रिटेन के विरुद्ध जो है कि उसके उपनिवेशों ने स्वाधीनता की घोषणा की। तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस की जो पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही थी, तो उसको भी समाप्त करने का भी एक मार्ग मिला, यानी कि वहाँ के लोगों को प्रेरणा मिली। और चूँकि
फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी। तो जाहिर सी बात है कि जब फ्रांस के सहयोग से अमेरिका जो है कि ब्रिटेन के खिलाफ अपने उपनिवेशों को स्वाधीन कराने में या आज़ाद कराने में सफल हुआ, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के बाद अब स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में भी आई। और इन सैनिकों ने फ्रांस की इसमें क्या हुआ कि सैनिकों ने फ्रांस में जनता का भी साथ दिया। यानी कि फ्रांस में जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी, वहाँ जो निरंकुश शासन व्यवस्था चली आ रही थी, तो कहीं ना कहीं जिन सैनिकों ने अमेरिका का मदद किया था ब्रिटेन के विरुद्ध, तो उन लोगों ने सोचा कि हमारे देश की जो व्यवस्था है या जो निरंकुश जो भी शासन व्यवस्था है, तो उसको बदलने के लिए उन लोगों ने जनता का साथ दिया और इस तरीके से फ्रांस की क्रांति हुई और वहाँ पे व्यवस्था को बदला गया। इसमें एक और है कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई और कैसे हुई, ये समझने के लिए वहाँ की तत्कालीन राज्य व्यवस्था को या तत्कालीन समाज को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर वहाँ पर परिस्थितियाँ किस प्रकार से थी और आखिर वो क्रांति क्यों हुई। देखिए, हालांकि उसके पीछे की कहानी है कि उसके अगर पृष्ठभूमि को देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में, देखिए यहाँ पे कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था और उसने उत्तरी अमेरिका के विस्तृत क्षेत्र जैसे कि पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर के टापू पर भी अधिकार कर लिया था। यानी कि फ्रांस जो है कि काफ़ी शक्तिशाली राज्य था 18वीं शताब्दी में। फिर भी सत्ता की नींव जो है उतनी मजबूत नहीं थी और लंबे समय तक चूँकि युद्धों में वो लिप्त रहा और इसके कारण क्या हुआ कि आर्थिक संसाधनों की कमी हो गई थी वहाँ पे और शासकों की जो फिजूल खर्ची थी। यानी कि आप जानते हैं कि जब किसी भी युद्ध, दो देशों के बीच में जब युद्ध चलते हैं या कोई देश अधिक समय तक अगर युद्धों में शामिल रहता है तो उसके काफ़ी आर्थिक नुकसान होते हैं। और दूसरी चीज़ थी कि वहाँ के जो शासक थे, यानी कि जो भी वहाँ शासन चला रहा था, तो वो फिजूल खर्च यानी कि शासकों की जो फिजूल खर्ची थी, इसका मतलब हुआ कि वहाँ के जो शासक थे या जो भी राजा होते थे वो ज़्यादा फिजूल खर्च करते थे, यानी कि बिना मतलब के खर्च करते थे और सही जगहों पे धन को खर्च नहीं करते थे फ्रांस की जनता पर। उससे क्या हुआ कि जब अत्यधिक जब वहाँ पे फिजूल खर्ची थी तो आर्थिक संसाधनों की कमी हुई। इससे क्या हुआ कि फ्रांस की जनता पर बहुत सारे टैक्सेज लगा दिए गए, यानी कि बहुत सारे कर वहाँ के जनता पर लाद दिया गया और करों का बोझ जो है कि जनता पर डाला गया और सामाजिक विषमताओं के उत्पीड़न ने उन्हें क्रांति के कगार पर ला दिया। दूसरी तरफ थी कि एक तरफ तो जनता पर बहुत ज़्यादा करों का बोझ हो गया और दूसरी तरफ सामाजिक विषमता वहाँ पे ज़्यादा थी, यानी कि लोगों के बीच में यानी कि भेदभाव की भावना थी वहाँ पे, जो सामाजिक व्यवस्था वहाँ की थी। तो सामाजिक विषमता बहुत ज़्यादा थी और इससे तंग आ करके और लोगों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया और इस तरीके से क्रांति वहाँ पे हुई। अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर वहाँ के क्यों उस राजतंत्र के खिलाफ क्रांति किया और क्यों वहाँ के लोगों में ऐसी जो प्रेरणा हुई या ऐसी क्या दिक्कतें थी, ऐसे कौन से कारण थे, उसके लिए जो उत्तरदायी कारण थे जिसके वजह से फ्रांस की जनता ने और वहाँ के सैनिकों ने अपने राजा के खिलाफ या अपने राजतंत्र के विरोध में क्रांति कर दिया। तो इन सभी कारणों को हम बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से राजनीतिक कारण होंगे, सामाजिक कारण होंगे, आर्थिक कारण और इसके बाद से बौद्धिक कारण भी थे। यानी कि उसके अनेक कारण थे क्रांति के, क्योंकि कोई भी क्रांति होती है तो हमने पहले भी बताया कि उस क्रांति का कोई एक ही कारण नहीं होता है, उसके लिए बहुत सी परिस्थितियाँ हो रही होती हैं जो काफ़ी दिनों से चल रही होती हैं और अंत में जब वो अपने एक हद को पार कर जाती हैं तो वहाँ पे क्रांति शुरू हो जाती है। तो यहाँ भी हम देखेंगे इसके सभी कारणों को बारी बारी से। अब देखिए, इसमें हम यहाँ पे समझेंगे फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके राजनीतिक कारण क्या थे, यानी कि राजनीतिक कारण उसके क्या थे, उसको हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। अब देखिए, इसमें हम चाहें तो उसका नोट्स भी बनाए थे, हम इसका चाहें तो हम इसको भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि उसमें जो भी पॉइंट हैं, जो भी इसमें चीज़ें जो दी गई हैं वो सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और सब समझने लायक हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि बुक से ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें सब बातें वो एक क्रम से दी गई हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, अब फ्रांस में जो हम राजनीतिक कारण देखेंगे फ्रांस की क्रांति के, तो उसको हम निम्न बिंदुओं के रूप में यहाँ पे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है कि एक तो वहाँ का जो शासक था, यानी कि जो जो व्यवस्था थी वो निरंकुश था और अयोग्य शासन वहाँ पे था। दूसरा है कि वहाँ की जो संसद की जो बैठक हैं, जो कि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए वहाँ की संसद का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो देखिए, वहाँ की संसद की बैठक को 175 वर्षों तक नहीं बुलाया गया था, कोई भी बैठक उसकी नहीं हुई थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और तीसरा है कि अत्यधिक जो है कि केंद्रीय
जो कारण की नीति थी वो भी उसके लिए जिम्मेवार थी और जिससे वहाँ के लोगों में असंतोष फैल गया। और चौथा बिंदु होगा कि स्वायत्त शासन का वहाँ पे अभाव रहा था और मेरी जो अंतोयनेट थी उसका भी काफ़ी प्रभाव था शासन व्यवस्था में। तो इस तरीके से इन सभी बिंदुओं के आलोक में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर फ्रांस की क्रांति अंततः क्यों हुई और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो इसमें ये राजनीतिक कारण है। देखिए यहाँ पे कि फ्रांस में, क्योंकि पहले ही बताया गया कि फ्रांस में राजतंत्र था और वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और देखिए वहाँ पे बुर्बो वंश यानी कि बुर्बो राजवंश के लुई 14वां का शासनकाल में, उसके शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा जो है वो काफ़ी उच्च शिखर पे थी। यानी कह सकते हैं कि जो बोर्बो वंश का शासन था और वहाँ पे जो लुई 14वां थे उनके शासनकाल में फ्रांस की जो प्रतिष्ठा थी वो काफ़ी उच्च शिखर पे थी, यानी कि फ्रांस की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उसके बाद के जो भी शासक आए वो सभी अयोग्य सिद्ध हुए और यानी कि उन लोगों ने सही दिशा में काम नहीं किया। और वहाँ पे देखिए सन 1774 ईस्वी में जब लुई 15वां 16वां जो है, लुई 16वां देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लुई 14वां के शासनकाल तक तो स्थिति बढ़िया थी, लेकिन लुई 16वां जब आया 1774 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठा तो वो क्या हुआ कि जो क्या था कि वो अत्यधिक जो है वो निरंकुश थे और फिजूल खर्ची उसमें ज़्यादा थी और एक अयोग्य शासक था। कौन? तो लुई 16वां। और उसका विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट के साथ। अंतोनेट देख सकते हैं यहाँ पे, ये वहाँ पे उसकी शादी हुई थी, यानी कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी अंतोनेट, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। और जो उत्सवों में यानी कि किसी भी फंक्शन पे काफ़ी पैसे लुटाती थी और अपने खास आदमियों को बड़े ओहदों पर यानी कि बड़े पदों पर उनको रखती थी और राज्य कार्य में दखल देने का भी काम करती थी, यानी कि राज्य कार्य में हमेशा दखल देती रहती थी। और राजा के जो वर्साय स्थित महल, यानी कि वर्साय फ्रांस का एक जगह है यानी कि स्थान है जहाँ पे उसका महल स्थित था राजा का। अब देखिए इसी के नाम पे आप पढ़े होंगे कि वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हुई थी तो वहीं उस वर्साय स्थित महल में हुई थी, यानी कि वर्साय में। तो ये एक जगह था वहाँ पे जहाँ पर राजा का महल स्थित था। उसमें 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कोई काम नहीं करते थे, लेकिन उनको वहाँ पे काफ़ी उनको वेतन दिया जाता था, उनको उन पे काफ़ी धनराशि खर्च की जाती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजा के जो महल में 15,000 जो ये अधिकारी ऐसे थे जो कोई काम नहीं करते थे, मगर धनराशि के रूप में वो अपार धनराशि लेते थे, यानी कि अपने पेमेंट लेते थे वो। और कुल राजस्व का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट है, देख लीजिएगा कि कुल राजस्व का 9% जो है कि उनके पेमेंट पर वो खर्च किया जाता था, यानी कि व्यय किया जाता था। जो कोई काम नहीं करते थे और उनकी संख्या कितनी थी? तो लगभग 15,000 थी, यहाँ से देख सकते हैं। और लुई 16वां, ये यहाँ पे है कि लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे ये खर्च हुआ था। देखिए अभी उसमें बताया गया कि अमेरिका जो है कि अमेरिका के 13 जो उपनिवेश थे जो ब्रिटेन के कब्जे में थे, तो ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका का स्थान दिया था फ्रांस ने और उस पर 10 अरब लिब्रे, यानी कि जो लिब्रे क्या थी, तो ये देख सकते हैं कि लिब्रे क्या था। तो उस समय फ्रांस की तत्कालीन मुद्रा थी, यानी कि फ्रांस में उस समय करेंसी वहीं चल रही थी जिसका नाम था लिब्रे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था फ्रांस के ऊपर, यानी कि अधिक कर्ज बढ़ गया था। और पहले से चली आ रही आर्थिक संसाधनों की कमी ने राजा को अपने नियमित खर्च चलाने के लिए जनता पर करों की वृद्धि के लिए बाध्य कर दिया। यानी कि एक तो पहले से भी फ्रांस की स्थिति अच्छी नहीं थी और दूसरा कि उस पर 10 अरब का और भी कर्ज हो गया, तो निश्चित रूप से अब वहाँ के राजा के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा और उसके पास एक ही विकल्प था कि जनता पर अब अधिक टैक्स लगाया जाए, यानी कि जो टैक्स लगाया गया था उसमें और भी उसको बढ़ाया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि वहाँ का जो राजतंत्र था काफ़ी निरंकुश था और वहाँ पर किसी का भी अभाव नहीं था, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था। लेकिन यद्यपि जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्टेट्स जनरल था वो जो वहाँ की संसदीय संस्था थी, जैसे हमारे देश में जो पार्लियामेंट होता है उस तरीके से वहाँ पे स्टेट्स जनरल उसका नाम था, जो वहाँ की संसदीय व्यवस्था थी। और राजा की निरंकुशता के कारण आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 1614 के ईस्वी के बाद से 175 वर्षों तक इसकी कोई भी बैठक नहीं हुई थी। वो आप इसे समझ सकते हैं कि वहाँ की शासन व्यवस्था कैसे चल रही थी जब वहाँ की संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं हुई थी। और लुई
जो 14वां है उसकी निरंकुशता को आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि लुई 14वां ये कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, यानी कि आई एम द स्टेट। लेकिन चूंकि वह योग्य शासक था और इसलिए क्या करता था कि विद्रोहियों को कुशलतापूर्वक दबा देता था, और उस समय राज्य की जो पूरी शक्ति थी वो उसके हाथ में नहीं थी। लेकिन उसके उत्तराधिकारियों में इस तरह के गुणों का अभाव रहा और यही कारण है कि वो लोग उसको संभाल नहीं पाए। लुई 14वां ये कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे द्वारा जो भी कथन मैं जो कहूँगा वही कानून है। तो इसके बाद से देखिए यहाँ से कि राजा की निरंकुशता और सुरक्षितारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में देखिए यहाँ पे पार्लमा, ये एक और नाम है कि पार्लमा नामक एक संस्था थी जो राजा की निरंकुशता पर वो अंकुश लगाती थी। नाम था उसका पार्लमा, और जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का जो पद होता था वो कुलीन वर्गों के लिए सुरक्षित था, यानी कि जो बड़े कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे वहीं उस न्यायाधीश के पद पे बैठते थे पार्लियामा में। और ये पद ये अनुवांशिक होते थे, यानी कि जो वंश के क्रमानुसार होते थे कि किसी खास वंश के यही थे वो। और आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसे के बल पर अपनी बात मनवाने के लिए भी बाध्य कर देता था। और इस तरीके से व्यवहार से क्या हुआ कि राजा का नियंत्रण होता था उन सभी पर। यही कारण है कि राजा जैसे चाहे अपने निर्णय को लेता था, और इस तरीके से वहाँ का जो शासन था वो काफ़ी अयोग्य हो गया था, निरंकुश हो गया था। अब देखिए फ्रांस की क्रांति का जो राजनीतिक कारण थे उसका सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी था कि वहाँ पे जो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति थी वो भी कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति के लिए बहुत ही जिम्मेदार थी। और वो कह सकते हैं कुछ की देखिए सबसे बड़ी बुराई थी जो केंद्रीयकरण की नीति थी। मतलब कि उसका मतलब था कि देखिए स्वायत्त शासन का भी सर्वथा अभाव था वहाँ पे, कि कोई भी स्वायत्त शासन का मतलब हुआ कि कोई ऐसी संस्थाएं नहीं थी जो अपने अनुसार काम करें या बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर के काम करें। क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे जब निरंकुश शासन व्यवस्था थी तो जाहिर सी बात है कि राजा का ही अंकुश था हर विभाग पे या हर जो भी वहाँ पे संस्थाएं थी सबको जो है कि अपने कंट्रोल में रखता था वो। तो वहाँ पे कोई ऐसी स्वायत्त संस्था नहीं थी, स्वायत्त शासन का वहाँ पे अभाव था जो निष्पक्ष तरीके से काम कर सके। जबकि वहीं पे देख लीजिए जो पड़ोस का देश था जो इंग्लैंड था, तो इसमें देखिए कि वो इस तरह के शासन का संचालन स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा होता था। क्योंकि स्वायत्त संस्थाएं जो होती हैं वो शासन को निष्पक्ष तरीके से चलाती हैं, और उससे क्या होता है कि सबके हित के लिए होता है वो। तो इस तरीके से देखिए फ्रांस में जो हर जगह क्या होता था कि वर्साय के राजमहल की प्रधानता थी। यानी कि वर्साय में आपने पढ़ा इसके पहले कि वर्साय में राजा का महल था और हर जगह उसी की प्रधानता थी। मतलब कि हर जगह राजा के महल से ही जो आदेश होते थे, यानी कि राजा जो आदेश निकालता था, राजा के जो भी फरमान होते थे तो वहाँ पे उसी को माना जाता था और उसी की प्रधानता होती थी। तो राजा के अलावे जो मेरी जो ये थी एंटोनेट, जो वहाँ की जो राजा की जो पत्नी थी, तो उसके द्वारा शासन का दुरुपयोग भी किया जाता था। यानी कि वो शासन का दुरुपयोग करती थी और वो जो है कि शासन कार्यों में दखल लेती थी। और इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की जो जनसाधारण थी, यानी कि जो आम जो लोग थे वहाँ के रहने वाले, उनकी धारणाएं जो हैं कि राजतंत्र के बिल्कुल ही खिलाफ हो गई। कि भाई सब कुछ जो वहाँ के राजा जो अयोग्य हैं, निरंकुश हैं, उस पर किसी का अंकुश नहीं है, किसी भी जो संस्था को वो अपने तरीके से काम नहीं करने देता है। तो इस तरीके से सभी लोग उसके खिलाफ हो गए और 1789 तक आते आते जो जनसाधारण है यानी कि शासन में भाग लेने के लिए उतावले होने लगे कि भाई उनको भी उसमें मौका मिलना चाहिए, यानी कि शासन इतना निरंकुश नहीं होना चाहिए। और उस समय वहाँ कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो उनकी उग्र मनोवृत्ति पर रोक लगा सके। और इस तरीके से लोगों का गुस्सा भड़का और उनमें असंतोष की भावना इतनी तेज हो गई कि वो मजबूर होकर के क्रांति का मार्ग पकड़ने के लिए या क्रांति का मार्ग पर जाने के लिए काफ़ी मजबूर हो गए। तो ये फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण थे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रांस की वहाँ पे सामाजिक कारण क्या थे, फिर उसके बाद उसके आर्थिक कारणों पर भी विचार करेंगे।